हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ISPCS Decoded। आज के सुपर क्विक वीडियो में हम ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोऑपरेशन को समझेंगे सिंपल, एग्जाम फ्रेंडली और बिल्कुल स्कोरिंग वे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ESI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ ESIC कोड है जिसे स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, बाकी सारे ऑप्शंस में आप बिना दिमाग लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देंगे। क्योंकि ये कोऑपरेशन है तो इसमें कुछ ऑफिसर्स होंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफिसर्स, जिसमें आते हैं हमारे डीजी और फाइनेंशियल कमिश्नर। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। रीअपॉइंटमेंट अलाउड है। अब कौन उनकी सैलरीज और पावर प्रिस्क्राइब करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन रिमूव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? 2/3 रेजोल्यूशन से। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सेक्शन 8 याद रखना है। बाकी के स्टाफ को हम लोग यूपीएससी कंसल्टेशन से अपॉइंट करते हैं। अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो यूपीएससी की कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं होती। बाकी अदर एम्प्लॉयज़ को, जितने भी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ हैं, कोऑपरेशन करता है। केवल मेडिकल स्टाफ को वो नहीं करता। अब क्योंकि ये कोऑपरेशन है तो इसमें फंड होगा। फंड कौन एडमिनिस्टर करता है? कोऑपरेशन करती है। क्या क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशंस, यूजर चार्जेस, ग्रांट्स, डोनेशन, CSR फंड्स वगैरह। अब ये अगर फंड है तो इसका एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? सिकनेस, मेटर्निटी, डिसेबलमेंट, डिपेंडेंस, फ्यूनरल एक्सेट्रा में। इसे हम नीचे डिटेल में देखेंगे। एडमिन कॉस्ट हमने देखा है बार बार आता है, तो इसमें क्या आता है? सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। हम इसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं। लीगली भी हम स्पेंड करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कॉपरेशन है तो इसका कोर्ट होगा तो लीगल एक्सपेंसेस भी होंगे। वेलफेयर में भी हम इसे स्पेंड करते हैं, विच इज़ हेल्थ, रिहैबिलिटेशन वगैरह और अदर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अब इसका कंट्रीब्यूशन कौन करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों करते हैं। कोड इसमें फिक्स नहीं होता है, कोड वही होता है, कितना रेट होगा ये डिसाइड करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। अब इसमें पेमेंट कहाँ पर हो रही है? देखो, कौन पे करता है? एम्प्लॉयर दोनों का शेयर पे करता है। एम्प्लॉयर दोनों का। कहाँ से डिडक्ट करता है? वो वेजेस में से डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर का शेयर, सॉरी एम्प्लॉय का शेयर। अगर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है तो वो कॉन्ट्रैक्टर से लेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से लेगा? वो एम्प्लॉय से लेगा। एम्प्लॉय की कहाँ से लेगा? वेजेस में से लेगा। ठीक है, रिकॉर्ड लेकिन रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए। अब बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे? हमने ऊपर देखा था सिकनेस में आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलती है। मेटर्निटी में आपको मिसकैरेज बेनिफिट्स मिलते हैं। डिसेबलमेंट में आपको इंजरी पेमेंट्स मिलती हैं। डिपेंडेंस के केस में आपको, अगर आप मर जाते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी दी जाएगी। मेडिकल में आपको OPD IPD दिया जाता है। और अगर आप मर जाते हो तो फैमिली का जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर है उसको लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाएगी। ये नॉर्मल सा है। हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर्स, सिंपल सी बात है। कोई भी अगर कोऑपरेशन है, फंड है, कहाँ स्पेंड करेगा? रिहैबिलिटेशन में, रीअपॉइंटमेंट में, हेल्थ इंप्रूवमेंट वगैरह में ना। क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं इंश्योरेंस कोऑपरेशन है, तो इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट होना ज़रूरी है, तभी इंश्योरेंस मिलेगा। तो एक्सीडेंट कहाँ होगा? या तो जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग हो जाए, या फिर जब आप कम्यूट कर रहे हो, यानी कि घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, तब हो रहा है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। अगर आप एम्प्लॉयर की व्हीकल यूज़ कर रहे हो, जैसे कई कंपनीज आपको व्हीकल प्रोवाइड करती हैं, अगर उस व्हीकल के दौरान आपको हो रहा है तो आपको वो प्रिजम्पशन ऑफ एक्सीडेंट माना जाएगा और आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। क्योंकि इंश्योरेंस है तो एक मेडिकल बोर्ड होगा। मेडिकल बोर्ड क्या डिसाइड करता है? डिसेबलमेंट क्वेश्चन, यानी कि कितना डिसेबलमेंट हुआ है, परमानेंट है, प्रोविजनल है, कितना परसेंट लॉस है, कितना ड्यूरेशन है, ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा मेडिकल बेनिफिट में क्या क्या आता है? हमने देखा ऊपर OPD IPD, होम विजिट्स, IP वगैरह आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। उसके अलावा हमने ऊपर देखा था कि हम लोग इंस्टीट्यूट्स भी एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह। जैसे हर एक कोऑपरेशन में, हर एक एक्ट में कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं, इसमें भी है। कौन डिसाइड करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कितना? हर एक एक्ट में यही होता है कि बेनिफिट्स जो हैं वो सिमिलर हो या फिर सुपीरियर हो, इन्फीरियर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्ट। क्योंकि इसमें हम इंश्योरेंस दे रहे हैं तो एक कोर्ट होना चाहिए जो सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, फेयर है नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट ज़रूरी है। हमने देखा था कि सारी चीज़ें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, सिर्फ कोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोर्ट है तो इसमें कुछ जजेस होंगे। जजेस कितना होगा? या तो जुडिशियल ऑफिसर है या फिर लीगल प्रैक्टिशनर है, 5 ईयर स्टैंडिंग। हमने देखा था कैसे याद करना है। इसमें जो ऑफिसर्स हमने देखे थे, DG और फाइनेंशियल कमिश्नर, वो भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और ये भी 5 साल के लिए होने चाहिए। 5 साल मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस। कौन कौन से हम इसमें मैटर्स डिसाइड करते हैं कोर्ट में? कि सबसे पहले स्टेटस, यानी कि जो इंसान है वो एम्प्लॉय है कि नहीं है, उसके रेट और एवरेज डेली वेजेस क्या हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है, बेनिफिट्स यानी कि राइट अमाउंट, ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा। डिपॉजिट एम्प्लॉयर कम से कम 50% ड्यू देता है। दूसरी चीज़, क्योंकि इसे सिविल कोर्ट की पावर्स हैं तो सिविल कोर्ट इसके काम से बाहर रहती है। लेकिन क्योंकि जो है क्या कहते हैं, सिविल कोर्ट बाहर है तो क्या हम इसमें अपील कर सकते हैं? हाँ, हम अपील कर सकते हैं। कहाँ? हाई कोर्ट में। कितने दिन में? 60 दिन में। किस मैटर्स पर? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए तभी होगा।
अब जो प्रोसीडिंग्स है उसका टाइम लिमिट क्या है, 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, या तो लॉयर करेगा या फिर ट्रेड यूनियन ऑफिसर करेगा। हाई कोर्ट रेफरेंस अलाउड है, हाँ कहाँ, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में। फटाफट से एक क्विक समरी देख लेते हैं। डीजी और फाइनेंशियल कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए। रिमूवल कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कैसे, 2/3 रेजोल्यूशन से। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए यूपीएससी होता है। लेस देन 1 ईयर कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ईएसआई फंड्स में क्या क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, सीएसआर, ग्रांट्स, डोनेशंस वगैरह आते हैं। जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो कितने दिन में क्लेम करने होते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स उसके अंदर आता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं आप, एक्सीडेंट में वो इंक्लूड किया जाएगा। कौन दोनों शेयर पे करता है, एम्प्लॉयर दोनों शेयर पे करता है। कहाँ से रिकवर करता है, उसके वेजेस से रिकवर करता है। ईएसआई कोड कौन एस्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट। कितनी लिमिटेशन है प्रोसीडिंग्स की, 3 साल। कहाँ अपील करोगे, हाई कोर्ट में। कितने दिन में, 60 दिनों में। कौन सी मैटर्स पर, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्रस ब्रेकडाउन ऑफ ईएसआईसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी फॉर्मेट में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ISPCS Decoded को। मिलते हैं नेक्स्ट हाई वैल्यू रिवीजन वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।